अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना खान, COO एट हॉस्पिटल, और पॉडकास्ट की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पॉडकास्ट करने के लिए हमने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर पाकिस्तान की उस अवाम में शामिल हैं आप जो कि यूट्यूब अक्सर देखते रहते हैं, ब्राउज़ करते रहते हैं, और सो मच सो फेसबुक भी, तो आप असबर अली के नाम से वाकिफ़ हैं, उनकी शख्सियत और उनके काम से भी वाकिफ़ हैं कि ये कौन है, क्या करते हैं। बहुत मशहूर पॉडकास्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, और भी बहुत सारे टैलेंट्स इनके अंदर मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे, बात करेंगे कि इनकी फील्ड से मुतल्लिक पाकिस्तान में स्कोप, पाकिस्तान में चैलेंजेस, पाकिस्तान के ट्रेंड्स, और आगे इस चीज़ में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ डिजिटल मार्केटिंग को कैसे देखते हैं, और भी बहुत सारी मज़ेदार बातें। थैंक यू सो मच असबर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सना, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इनवाइट किया और अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। थैंक यू ग्रेट। अच्छा, सबसे पहला सवाल असबर साहब से मैंने पूछा ऑफ द कैमरा कि आप अपने आप को 2 अल्फाज में कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो एक तो मुझे मिल गया, वो था डिजिटल मार्केटर, तो दूसरा आप असबर साहब खुद बताएंगे। वन लाइन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मैं इन वन लाइन अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर हूं, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड जो है वो बहुत बड़ी है और इसमें छोटी छोटी से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो अंदर आ जाती हैं। तो उसको एज अ वन लाइन वो सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के ही अंदर आ जाता है। तो मैं आपको उसी तरह प्रेजेंट करता हूँ कि मैं बेसिकली इंस्टेड ऑफ एजुकेट पीपल, वो मेरा गोल जो है वो ज़्यादा होता है इस मुकाबले में। ठीक है। अच्छा, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, आपका प्राइमरी फोकस या नीश जो है वो SEO रहा है। जी। SEO एक बहुत लोगों के ख्याल में एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। Exactly. बहुत मुश्किल है, बहुत ड्राई है, तो बहुत सारे लोग इसको सीखना चाहते हैं लेकिन वो बीच में डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। Exactly. पाकिस्तान में आप SEO की जो एक लर्निंग कर्व है वो कैसा देखते हैं? देखें, बेसिकली जो हमारी यूथ है जो कि 18 to 25 के अंदर होती है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है जी। और SEO बोरिंग तो है ही, इसलिए बोरिंग मेन होने का वजह उसकी ये है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है रिज़ल्ट आने के लिए, क्योंकि आपको टेस्टिंग और लर्निंग बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो उसको लर्न करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली मैं क्योंकि फील्ड के साथ रिलेटेड हूँ, तो मुझे पता है कि अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 2 साल आपको चाहिए उसमें अपनी जगह बनाने के लिए, या ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि आपकी इनकम कितनी होगी। तो इतना टाइम वो नहीं देते हैं। तो मैं जो है वो ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के साथ भी रहता हूँ रिलेटेड, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें साथ कनेक्टेड रखी जाएँ जो कि उनको बोर ना होने दें। बोर इन द सेंस ऑफ कि जब आपकी जेब में थोड़े बहुत पैसे आ रहे होते हैं तो फिर आप कहते हैं ना ये पढ़ लो, तो वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ लेगा। पर अगर आप कहेंगे जी यहीं से ही आना है और यहाँ पहुँचने में 2 साल लगने हैं, तो वहाँ फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। तो इसलिए फिर आती है डिजिटल मार्केटिंग, और उसके अंदर फिर हम उसको सोशल मीडिया के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप लिंक्डइन को यूज़ करें, आप फेसबुक को यूज़ करें, जिससे आपका फ्रीलांसिंग करियर भी उसके साथ अट्रैक्ट होता है, जुड़ता है, और उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से जो है इम्प्रूव कर लेते हैं, भी हो जाता है। आई थिंक एग्जैक्टली ऐसा ही। अच्छा, यहाँ पे ऑल्दो मैं इन्फ्लुएंसरशिप के बारे में सवाल करने वाली थी, लेकिन क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत क्विक आउटकम का एक माइंडसेट जो है वो बनता जा रहा है, क्या स्टूडेंट्स इस बात को, या जो भी लर्नर्स हैं वो इस बात को क्यों डिस्काउंट कर देते हैं आपके ख्याल में कि एक डिग्री करने में अगर उनको 14 साल, 16 साल या 18 साल लग रहे हैं passing out from the university and then going out in the job market to find a job and to fight for a lot of jobs and compete and get interviewed and then maybe get rejected a lot of times and then finally getting accepted into some place. तो क्या SEO का जो एक्सपीरियंस है वो तो 2 साल कम से कम आप बता रहे हैं, 2 से 3 साल भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये इतनी शॉर्ट साइटेडनेस क्यों है? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत एंगल से जो है ना वो इसको समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये है कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतना पढ़ के पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो इसमें मैं बेसिकली कसूरवार आप ये समझ सकते हैं कि मैं ठहराता हूँ कि लोगों के माइंडसेट में या जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनको मिल रहा है उस चीज़ के बारे में उन्होंने इस चीज़ को ऐसा बना दिया है कि शायद ये कोई पार्ट टाइम चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने कुछ घंटे देने हैं, 1 घंटा 2 घंटा जाके कुछ 4-5 क्लिक करेंगे किसी जगह पर और बैंक जो है वो पैसों से भरता चला जाएगा, जो कि एक गलत माइंडसेट है। इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप डिग्रीज लेकर उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ मुझे एक 9 to 5 की जॉब में जाना है और मुझे ये टास्क करने हैं, और उससे रिलेटेड फिर आपको जितना कुछ भी एजुकेट कराया जाता है वो सब कुछ होता है। सेम इसी तरह ये भी प्रॉपर एक फील्ड है, और शायद जितनी आपने डिग्री की है उससे शायद ज़्यादा मुश्किल फील्ड होगी, मेरा ये कहना है। फिर
हर फील्ड हर बंदे के लिए नहीं बनी होती और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अगर ट्रेनिंग के साथ एसोसिएटेड हूँ और अगर लोगों ने बहुत अच्छी डिग्रीज कर रखी होती है, इवन के लोग ने मेरी टीम में जो इंजीनियर्स है उनको बात समझना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है और एक शायद उसके लेवल की एजुकेशन नहीं रखता, वो जल्दी पिक कर लेता है। तो हाई इंटेलेक्ट लो इंटेलेक्ट पीपल की जो है वो जंग है और इसलिए जो है वो इसकी सक्सेस रेशो जो है 5 to 10% से ऊपर नहीं जाती है। इन शॉर्ट हम वही कहते हैं कि जी आपके स्कूल में या कॉलेज में इतने लोग थे तो उसमें इतने लोग अच्छी जगह पर पहुंच सके, इतने नहीं पहुंच सके। तो बेसिकली उस चीज़ को पिक करना ज़्यादा ज़रूरी है, उस एंगल से उन चीज़ों को प्रोफेशनली लर्न करना इंस्टेड ऑफ कि आप कहें कि जी ये शॉर्टकट है, क्योंकि हर फील्ड का जो है वो डाउन साइड अप साइड यही है कि इसमें आप घर में बैठे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें ओपन है, आपके सामने 2 डायरेक्शन है जो कि आपको स्लो एंड स्टडी लेके जाएगी किसी जगह पर। एक आपके पास शॉर्टकट है जिसमें आप शायद थोड़े दिनों के लिए ज़्यादा पैसे बना लेंगे पर वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, जो कि आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत मिथ पाई जाती है और मैं रिसेंटली एक ऐसे स्टूडेंट से मिली जिससे मैंने ये सवाल किया कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपके ख्याल में ये है क्या, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए सीखना ज़रूरी हैं। उसने जवाब में मुझे यूट्यूब के कुछ चैनल्स दिखाए जिनके ऊपर कुछ इस किस्म की वीडियोस लगी हुई थी कि आपको कोई काम नहीं करना, 1 घंटे में इस लिंक को या इस वीडियो को देखें और $50 जो है वो डेली के कमाएं। तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग है? मुझे तो पता है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जनरल ऑडियंस के इंटरेस्ट में पूछ रही हूँ। देखिए, यूट्यूब की हर बात माननी भी चाहिए और नहीं भी माननी चाहिए। हम सबको पता है कि क्लिकबेट, एक अच्छा थंबनेल, एक अच्छी बात जिस तरह आपने खुद कहा और जो आगे अट्रैक्ट हुआ और वो आगे प्रोसीड होता हुआ चला जा रहा है कि जो वीडियोस बना रहा है उसको व्यूज़ चाहिए जी। उसको कुछ भी बोलना पड़ेगा, वो व्यूज़ के लिए कुछ भी करेगा। शायद मैं भी ये करूं तो मैं बहुत ऊपर चला जाऊं, पर लोग एक टाइम बाद आपको जज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये बातें हैं, ये कितनी काम करती हैं, कितनी नहीं करती हैं, पर आपको अल्टीमेटली जो कॉमन सेंस आपको दी हुई है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया, शॉर्टकट भी है, लॉन्ग टर्म भी है, पर अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो शायद आपको वो $50 पर डे 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना आप बना लेंगे, पर अल्टीमेटली दैट्स नॉट द गोल। क्योंकि जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो रहे होते हैं तो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। एक प्रोफेशनल्स कोर्सेज में मैं हमेशा एनरोल रहता हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ, मैं पिछले कई सालों से सीख रहा हूँ और मैं सीखता रहूँगा, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हो रही है। अगर आपके पास आज का फार्मूला हाथ लग भी गया है तो बिलीव मी शायद कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। हाँ, वो इरेलेवेंट हो जाता है। exactly. कुछ महीनों बाद वाकई वो इरेलेवेंट हो जाता है। बल्कि कल आई एम अ पार्ट ऑफ एक्यूमेन, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो एक्यूमेन एकेडमी पे कुछ बहुत अच्छे कोर्सेज आए थे। आई एम अ बिग फैन ऑफ एडम ग्रांट्स वर्क। तो उनका एक कोर्स था ऑन ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, तो वो मैंने कोर्स लिया एंड आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज वाचिंग द वीडियोज, आई वाज थिंकिंग एट द सेम टाइम कि कितना बड़ा कर्ज है कि हम शॉर्ट्स और रील्स देख के हमारा माइंड इतना कंडीशनड हो चुका है कि हम लंबी बात, चाहे वो 4 मिनट की वीडियो मुझसे नहीं सुनी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने वो कोर्स ख़त्म किया। एंड बाय दैट टाइम द कोर्स एंडेड, आई वाज pretty firm on the idea कि मुझे ये अपनी टीम को भी कराना है ये कोर्स। तो आपने ये बहुत अच्छी बात की कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सफ़र रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट इतनी कम्पेटिटिव और इतनी वॉलेटाइल हो चुकी है कि आप 2-4 महीने में शायद इरेलेवेंट हो जाएंगे अगर आपका पुराना नॉलेज है तो। अच्छा, इसी के ऊपर बिल्ड करके मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, आपके ख्याल में डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी मिथ क्या है और उस मिथ की हकीकत क्या है? मैं जो है ना इसको इस तरह से एलैबोरेट करना चाहूँगा कि मेरे जब स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी एक वीडियो से बहुत छोटी सी बात सीखते हैं और उसके बाद आके मुझे बताते हैं कि हमने वो चीज़ ट्राई की और उसके बाद मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिला जो कि मुझे $5,000 पर मंथ की जॉब पे जो है उसने रखा हुआ है। अच्छा, वो जो काम वो कर रहा है स्पेसिफिकली वो मेरे लिए बहुत छोटा काम है, शायद मैं उसे काम भी नहीं समझता। अच्छा। पर वो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ की बहुत छोटा सा पार्ट है जिसकी वो सर्विसेज किसी को बना के दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो उससे बहुत कुछ बना रहा है जो कि उसके लिए हेल ऑफ मनी है। कहने का मकसद ये है कि जब हम एसईओ की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, उसके अंदर बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो कि हम
अगर सिर्फ उस चीज़ को समझ लें। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि लोग कहते हैं जी फ्रीलांसिंग जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, आज आपकी इनकम कहीं है तो कहीं डाउन हो जाएगी, और वो फिर बहुत सारे जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि जी यहाँ पर जो है ना वो काम आ रहा है ज़्यादा, वो उस पर स्विच होते हैं, कुछ दिनों बाद वो काम डाउन हो जाता है। तो मेरा अल्टीमेटली गोल ये होता है कि आपको करना ये चाहिए कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आया है, लेट सपोज को आपसे कोई वेबसाइट बनवाने आया, आपने वेबसाइट बना दी, आपने वेबसाइट वापस कर दी, अब काम हो गया ख़त्म। इंस्टेड ऑफ कि आप उससे सिर्फ वेबसाइट बनाते, आप उसे कहते कि जी आप वेबसाइट बनाने आए हो, आपको इसकी मार्केटिंग करानी है, वो डेफिनेटली करा था क्योंकि उसने वेबसाइट बनाई, नेक्स्ट स्टेप भी मार्केटिंग है। मार्केटिंग है या एसईओ है, अगर मार्केटिंग करानी है, अगर आपको नहीं आती है तो इतने फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, आपकी अपनी कम्युनिटी है, आप लर्न कर रहे हैं जहाँ से, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, आप नेटवर्क करके उसमें ऐड ऑन कर दिया आपने उसकी मार्केटिंग कर दी, उसको ऐप बनवानी है, वो उसके ऐप भी बनवाएगा। उसके बाद जितनी भी चीज़ें उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी मार्केटिंग से लेकर जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं वो आपने सारी पूरा एक पैकेज बना के उसे दे दिया। और इसमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि रिकरिंग जॉब्स हैं। बिल्कुल ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आपने सिर्फ वेबसाइट बना के दे दी थी, अब आपके साथ उसका लॉन्ग टर्म रिलेशन है, और लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा तो अब वो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और इस तरह के सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास 4 से 5 क्लाइंट्स आ जाएं तो मेरा ख्याल में वो आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप बैठ के इंतज़ार करें कि जी अब मेरे पास कोई बंदा आएगा, आज आ जाएगा क्लाइंट, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। और मैंने बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं जिन्होंने इन फार्मूले पे काम किया है। उसके लिए क्या होता है कि सिर्फ आपको एक फ्रंट डेस्क पे नहीं बैठना, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होनी चाहिए। यानी कि आप ये नहीं चाहिए तो तुम्हें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो फिर जो मैं स्टार्ट में बात कर रहा था, जो 5 to 10% होते हैं उनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं कि उनके जैसे आप जाते हैं ना किसी शॉप में, वो कहते हैं ये ले लें जी, ये ले लें, अपसेलिंग करना आना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो एड ऑन्स की जो लिस्ट होती है ना, वो आपको बेसिकली वो आपके क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाती है, और उसके बाद तभी आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो आपको इस तरफ सोचना है, इंस्टेड ऑफ के लिए आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो है वो रह जाएं, तो वहाँ पर आपकी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने बहुत नोटिस किया, वैसे बात आप सही कह रहे हैं कि ई कॉमर्स में ख़ास तौर पे या फ्रीलांसिंग में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी तादाद बच्चों उनमें ऐसे बच्चों की होती है जो ये समझते हैं कि हम अगर कंप्यूटर से रेलेवेंट काम करें, कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करें, तो द पर्सन दैट वी आर इंटरैक्टिंग टू इज़ ऑल्सो कंप्यूटर, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट, बिकॉज वो फिर आपको रोबोटिक ही जवाब देंगे। आप पूछेंगे, क्लाइंट है, आप पूछेंगे कि वेबसाइट बना सकते हैं आप, वो कहेंगे नहीं। वो ये नहीं कहेंगे कि जी मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको आउटसोर्स करके अच्छा रेट लेके दे सकता हूँ, या वेबसाइट के अलावा अगर आप कोई और चीज़ पेज मैनेज करें वो मुझे आता है। दे वुड नॉट टॉक अबाउट इट, दे वुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। तो ये एक मिस्टेक है। गुड दैट यू पॉइंटेड इट आउट। अच्छा, अब मैं आती हूँ दूसरे पार्ट पे, जो बहुत बीच में काफ़ी सवाल आ गए। इन्फ्लुएंसरशिप की आपने बात की, माशाल्लाह से आप खुद इन्फ्लुएंसरशिप में एक बहुत बड़ा नाम है। मैं इन्फ्लुएंसरशिप के कंटेंट पे भी बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, आपके ख्याल में कंटेंट क्वालिटी इतनी कम क्यों है? देखें, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जब आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपके पीछे एक बहुत लंबा जर्नी है, बैकग्राउंड है, उसकी एजुकेशन है, आपने लर्न किया तो आप यहाँ बैठी हुई हैं। इन्फ्लुएंसरशिप की कोई डिग्री नहीं है, हम जो देख रहे हैं उससे सीख रहे हैं। और जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं 10 वीडियोस बना रहा हूँ, 20 वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैं ऐसा ही कंटेंट बनाऊँगा, मैं अपने आप को यूनिक रखना चाहूँगा, पर लोग मुझे देखना नहीं चाह रहे। मैं एक टाइम दे रहा हूँ और मैं अपने साथ वाले को देखता हूँ कि ये चीज़, ये इसको इस तरह से बना रहा है, शायद मेरी ही नीश है, पर वो ज़्यादा रिजल्ट ले रहा है। तो क्या वजह है कि जब वो ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है तो मैं कहूँगा यार काम तो मैं भी उतना ही करता हूँ, मैं क्यों नीचे हूँ। तो आप क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। जब हम मॉडिफाई करते हैं तो फिर वो अच्छा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, बुरा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये सब्सक्राइबर की जंग, ये व्यूज़ की जंग, ये आपको सोने नहीं देती है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं ना अपने सराउंडिंग में, तो इंस्पिरेशन भी मिल रही होती है और वो जेलसी का फैक्टर भी आ रहा होता है। तो ये हमारी इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व हो रही है। इसको जब हम टिकटॉक से बहुत ज़्यादा तंग थे तो टिकटॉक को भी पता होता है कि वो कहाँ लैग कर रहा है। बेसिकली उनकी टीम्स हैं, मुझे खुद वो कहते हैं कि टिकटॉक पे आओ, तो मैं कहता हूँ कि जी तुम मुझे रीच नहीं देते। वो कहते हैं एजुकेशनल कंटेंट बनाओ, मैं कहता हूँ कि एजुकेशनल कंटेंट की कंजम्पशन नहीं है वहाँ पर इतनी ज़्यादा, तो मैं टिकटॉक पे क्यों जाऊँ। कहते नहीं, हमने उसको ट्रेन किया है, उसको फिजिकली जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं हम उस चीज़ों को। तो बेसिकली ये AI है।
जो आप देखना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाता है। जो 5 to 10 सेकंड में एल्गोरिदम ये समझ रहा है कि बेसिकली आप क्या देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके पास वैरायटी पड़ी हुई है। तो हम बजाय उसको ब्लेम करेंगे, वो ब्लेम आप पर जाता है कि आप जो देखना चाह रहे हैं वो आप तक जो है वो पहुंच रहा है। कंटेंट तो हर टाइप का पड़ा हुआ है। अच्छा, कंटेंट हर टाइप का है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। बल्कि मैंने ये अक्सर देखा है कि फेसबुक पे, टिकटॉक से जो रीशेयर होके आई होती हैं चीज़ें, उसमें पाकिस्तान से बाहर के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थेरेप्यूटिक्स का काम कर रहे हैं, होम इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके टाइम को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। और मुझे अगेन AI है तो मैं अपनी तारीफ कर लूँगी यहाँ पे कि मैं देखना चाह रही हूँ तो मुझे दिखाया जा रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई एम कंज्यूमिंग। पाकिस्तान में अगर उस तरह का कंटेंट कंजम्पशन डिमांड ही नहीं है तो क्या इसका मतलब है प्रॉब्लम सोसाइटी में डीपली रूटेड है? देखें, यहाँ पर ना इसको एक और एंगल समझते हैं। हमने एक टर्म सुनी, ये यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर है जी। हम उसे इन्फ्लुएंसर अब क्यों कहना शुरू हुए हैं? पहले हम यूट्यूबर क्यों कहते थे? बेसिकली यूट्यूब कंटेंट बनाने के पैसे देता था जी। इसलिए लोगों का सब डाइवर्जन जो है वो उधर चली गई। अब मैं दुबई जाता रहता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, नैस डेली एक बहुत बड़ा नाम है जी, डेफिनेटली। तो उसने कहा कि मैंने जब कंटेंट बनाना शुरू किया, सारी दुनिया यूट्यूब पे बना रही थी, मैंने कहा मैं फेसबुक पे बनाऊंगा, 1000 डेज में 1000 वीडियोस बनाऊंगा, और मुझे उसने वहाँ पे जगह बना के दे दी। तो मेरा भी कहना यही है कि जो प्लेटफॉर्म पैसे दे रहा होता है सारे उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। पर अगर आप ऑब्जर्व करें, जो आप दिन में सबसे पहली ऐप खोलते हैं वो कौन सी होती है? वो व्हाट्सएप होती है, उसके बाद फेसबुक आएगा या फिर इंस्टाग्राम आएगा, यूट्यूब कभी नहीं आएगा। क्योंकि फेसबुक में क्या है कि कंटेंट आप तक पहुंचता है थ्रू टाइमलाइन, थ्रू रीशेयर। यूट्यूब में आप कंटेंट तक पहुंचते हैं। तो इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म में जो है वो फ़र्क है। अब जब आपने कुछ देखना है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे कभी भी सर्च नहीं करेंगे। कंटेंट आप तक पहुंच जाता है, वही वाली बात कि जी AI आप तक जो है ना वो पहुंच रहा है। तो इसी चीज़ को मैं भी एंडोर्स कर रहा हूँ कि देखें, प्लेटफॉर्म पर पैसे बनेंगे इसलिए आप उसके ऊपर काम करेंगे, ऐसा नहीं करना। कंटेंट बेसिकली आपकी सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो ओपन है। आप 1 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, आप उसे टिकटॉक पे भी अपलोड करें, फेसबुक पे भी करें, यूट्यूब पे करें, सब जगह करें। और अगर आप किसी बाहर वाले को देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जिस तरह फेसबुक मोनेटाइजेशन है पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं है, इंटरनेशनली है, तो इसलिए वहाँ पे लोगों को पता है कि हम मोनेटाइज करा लेंगे। अल्टीमेटली गोल लोगों को ये होता है कि रिटर्न में क्या चाहिए, तो वो रिटर्न पहले देखते हैं, और देखना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं जो है वो सारे जितने भी मैं जितना काम कर रहा हूँ तो मेरा कोई भी चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इससे पैसे बनाऊं। क्यों? क्योंकि वो शायद मेरे लिए इतने पैसे कम है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कंटेंट अब टाइम आ गया है, लोग बना रहे हैं, और फ्यूचर में आप देखेंगे हर प्लेटफॉर्म पर नज़र आएगा, और लोगों को टाइम टू टाइम अवेयरनेस हो रही है। और इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करता चलूँ कि लोगों का माइंडसेट जिस तरह का है कि लोग सोशल मीडिया पर बैठ के किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। बिल्कुल। तो ये ट्रेन करना लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ रही है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, कि आपके पर्सनैलिटी को दिखा रही होती है। मतलब अगर हम इंटरनेशनल हायरिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया वो चेक करते हैं कि क्या ये ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी और लोग एजुकेट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी, बिकॉज आप इन कम्युनिटीज़ में बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक या यूट्यूब या टिकटॉक, अगर लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस या कुछ इस तरह का करते हैं, वहाँ पे साइबर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कितनी बात होती है, या अगर नहीं होती तो आपका क्या ख्याल है कि ट्रेनिंग को इनकलकेट करना चाहिए वहाँ पे? देखें, बिल्कुल करना चाहिए। हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी बेसिक नहीं पता कि उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। और हम छोटी सी बात करते हैं, आप खुद भी ई कॉमर्स के साथ रिलेटेड रही हैं, आपकी ट्रेनिंग्स में भी ये बात होती है कि जब आपने क्लाइंट ढूंढना है तो वो चलें ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा एक छोटा सा फेसबुक ग्रुप्स आपको कैसे क्लाइंट देता है, उसकी बेसिक रूल ये होता है कि आप जाके कमेंटिंग करें किसी भी रिलेटेड थ्रेड पर, और वहाँ से आप वो जॉब हंट कर लेंगे। क्योंकि आप जब बार बार जाकर किसी क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपनी गुडविल और अपना ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं, जिसकी बेस पे आपको काम मिलना है वहाँ से। ये तो है कि प्रोफेशनल एंगल। अब इसी तरह जब हम किसी और तरफ बात करते हैं, जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, स्पेशली फीमेल्स को भी यही कहता हूँ कि आप
जो जाकर इतनी मेहनत करके वो कमेंट्स कर रहे हैं या जवाब देने सवाल कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि वीडियो कंटेंट की तरफ आ जाए जी। उससे अभी ये बेस्ट टाइम है कि आपको अपने आप को प्रूव करना, अपनी ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप दुनिया में किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी जॉब में हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, अल्टीमेटली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अल्टीमेटली हर किसी को इस तरफ आना है। अगर आप आज शुरू कर लेंगे तो शायद आपको जगह बनाना आसान हो जाएगा और फिर आपको खुद जो है वो नज़र आएगा कि जी मैं मेरी चीज़ पर, मेरी वर्थ पर, मेरी गुडविल पर कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है सारी चीज़ का। और जहाँ तक ट्रेनिंग्स की बात है, इन सारी मतलब एक तो सिविक सेंस और वो तो होनी ही चाहिए कि जी आपको क्या करना क्या नहीं करना, पर मेरा ख्याल में जो एजुकेटेड होता है वो ये हरकत नहीं करता जाकर पब्लिकली जहाँ से उसकी किसी चीज़ पर जो है वो अफेक्ट आए। हाँ, आप दोस्तों को दिखाने के लिए या टैग करने के लिए को बात करते हैं कि मैंने उसको ये जवाब दे दिया और मैंने ये जवाब दे दिया, वो एक मेरे ख्याल में एक एज ग्रुप होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वो शुगर के लिए तो ठीक है, पर ये है कि उसका अगर उनको साइड इफेक्ट बता दिया जाए कि इससे कितना हद तक इफेक्ट हो सकते हैं तो शायद वो मॉडिफाई हो जाए। तो इसके ऊपर बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज समटाइम्स I think more often than not it goes too far, exactly, too beyond the limitations. तो मैं अक्सर लोगों को इंटरेक्शन देखती रहती हूँ। अच्छा, आपने इसमें दो बातें की, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड, दूसरा आपने एज फैक्टर की बात की। मैं आपको एक बात बताऊँ, उस पर बहुत अफसोस से नोट किया है मैंने ये कि इन दोनों चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। बिकॉज दे डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, बिकॉज दे विल बी people will be people, they're going to do whatever they want, because उनको पता है ना कि वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको कोई आके पकड़ नहीं सकता unless के खुदा ना खास्ता आप न्यूट्रल के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसके ऊपर FI हरकत में आ जाएगी। उसके अलावा they talk about anything to everything, on every post and every thread। मेरे जितने इन्फ्लुएंसर से बात होती है ना, मैं उनको कहता हूँ कि यार रात को शायद नींद नहीं आती होगी आपको जी। वो कहते नहीं यार, ये ना हमारे बहुत ही बेचारा तबका है, ये फ्रस्ट्रेटेड है अपने घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, जिसके बाद ये ऐसी हरकत कर रहे होते हैं और उनको कोई समझाने वाला नहीं है। हम उनको प्यार मोहब्बत समझा सकते हैं कि अगर वो होता है ना कि आप तुम गलत हो तो वो अगला बंदा कहता है कि मुझे गलत कह दिया, तो वो और रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन बढ़ जाता है। तो उनको वो एक बेचारा तबका समझ के हैंडल करते हैं। उन्हें कहते हैं ठीक हो जाएगा, ये हमारे छोटे बच्चे हैं, समझ जाएंगे एक ना एक दिन। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम दोनों जानते हैं, जिसमें सोशियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली उसको बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेलो डाउन करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी आ जाती है उसको एड्रेस करने की भी बड़ी ज़रूरत है। एंड आई नो कि ये 1-2 साल का काम नहीं है, इसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन का काम शामिल है। तो इस सारी सूरत हाल में ख़वातीन, लड़कियाँ जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और रिस्पॉन्सिबल कंटेंट की अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं उस कंटेंट की बात नहीं करी जहाँ पे बैकग्राउंड के गाने और स्लो मोशन में बाल लहराना है, और उसकी मैं बात नहीं करी। मेरे जैसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक एडवाइस देंगे आप? देखें, कंसिस्टेंसी इज़ द की, ओनली की टू सक्सेस। और आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मैं किसी और की बात नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ सिर्फ जी। मैं बहुत सारे काम करता था, तो मैंने कहा वीडियो कंटेंट क्रिएशन, हालांकि मैं यूट्यूब पर पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, उसमें मेरी शक्ल नहीं आती थी कंटेंट में। पर 4 साल पहले मैंने कहा कि नहीं, अपनी ब्रांडिंग होनी चाहिए, तो मैंने खुद वीडियोस बनाना शुरू की। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम कितना है, मैं एक ऐसी क्वांटिटी डिसाइड करूंगा जो मैं इजीली कंटिन्यू कर सकूं, जिससे मेरी बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। तो वो क्वांटिटी निकली वंस अ वीक। मैंने 2.5 साल वंस अ वीक वीडियोस बनाई। मुझे रिजल्ट आया, उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया। तो फिर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाके मैंने सवाल किया कि मैं इस पेस पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहाँ पहुँचना है? मैंने कहा यहाँ पहुँचना है। उन्होंने कहा 3 साल और लगेंगे आपको। मैंने कहा ऑलरेडी 3 साल दिए मैं, और 3 साल देने तो मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई, मैं क्या करूँगा? सोल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा जी अच्छा, आप जो है ना डेली की एक वीडियो बनाओ। मैंने पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता उसको मैंने। तो अच्छा, फिर डिसाइड हुआ कि वीक में मिनिमम 4 वीडियोस होनी चाहिए। हाँ, ये जस्टिफाइबल है, मैं कर सकता हूँ मैंने कोशिश करके। मैंने उस कंसिस्टेंसी बगैर, विदाउट एनी कोई भी डिले, उसको उस पेस को पकड़ा, और विद इन ईयर जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा टच हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप
जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ आपने अल्टीमेटली पहुँचना है। ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, क्योंकि बेसिकली हमने कहीं ना कहीं पहुँचना है, कोई ना किसी नंबर को टारगेट किया, कोई माइलस्टोन तो है ही। एग्जैक्टली ऐसी है। तो उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ बनानी है, और ये सारी जो प्लेटफॉर्म जो हैं ये क्वांटिटी मांगते हैं आपसे। जब आप बल्क, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, मेरा बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली फार्मूला क्या है। तो फार्मूला अल्टीमेटली यही है कि आपकी नीच में जितने लोग काम कर रहे हैं आपको उनसे ज़्यादा काम करना है, तो जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आप बहुत जल्दी पहुँचना है, तो ये एक फार्मूला बता दें जी, एक नंबर बता दें कितनी। मैं कहता हूँ कि आप 5 शॉर्ट वीडियोस अ डे डालें, और आप विद इन अ मंथ जो है ना, जहाँ आपने पहुँचना है उससे शायद आप ऊपर निकल जाएंगे। अच्छा। तो बेसिकली क्वांटिटी और क्वालिटी डेफिनेटली, ज़रूरी नहीं ना कि अब आप कोई रुकेगा 5-10 सेकंड से ज़्यादा तो ही आपको जो नेटवर्क है वो रीच देगा आपको। तो क्वालिटी भी करनी है पर क्वांटिटी भी करनी है, और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, तो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। आपने तो बहुत आसान फार्मूला बताया, बट ऑब्वियसली आपने इतने सालों की मेहनत का एक निचोड़ बताया उसको, कि फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो है, यंगस्टर्स जो कि अभी नए एस्पिरेंट्स हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे, एंड ऑब्वियसली देयर नीश एज वेल। और जब नीश का नहीं पता तो जाहिर बात है कंपेटिटर्स का भी नहीं पता कि वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द नंबर्स दैट दे आर फाइटिंग अगेंस्ट। तो उनके लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा एट दिस स्टेज अंडरस्टैंड करना कि कहाँ जाना है उनको। देखिए, मैं कहता हूँ कि जी कोई भी काम बंदा, आप कहती जी मैंने यहाँ पहुँचना है, ओके, किस टॉपिक पे पहुँचना है वो टॉपिक भी आपके पास होगा। कुछ भी शुरू करने से पहले आप सिर्फ 50 टाइटल्स लिखने हैं आपने, कि आपकी वीडियो के 50 टाइटल्स क्या होंगे। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि मैंने एसईओ पे काम करना है, तो मेरे सराउंडिंग में जो एक्सपीरियंस थे वो कहते थे क्या बनाओगे, आखिर कितना बना लोगे, 50-100 वीडियोस, 150 वीडियो, 200 वीडियोस। तो आज जो है वो 600 को टच कर रही है वीडियोस। वो क्यों कर रही हैं? बेसिकली जब आप बनाना शुरू करते हैं तो लोगों के कमेंट्स ही आपको टाइटल्स देते हैं नेक्स्ट वीडियोस। नीड एनालिसिस हो रहा है बेसिकली। एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि शायद आपके लिए कोई बात छोटी है पर किसी के लिए वो बहुत बड़ी है, वो आपसे सवाल करता है, आप कहते हैं अच्छा लोग इस तरह से देखते हैं, मेरे लिए बहुत छोटी बात, तो आप उसके ऊपर फौरन वीडियो बनाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप 50 टाइटल्स लिखेंगे। अल्टीमेटली 50 टाइटल्स होने चाहिए। अगर आपने इस जर्नी को सिलेक्ट किया तो 50 टाइटल्स तो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, अब आप कह रहे हैं कि 50 अच्छा ये अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं है कि आप एक हाइप बना रहे हैं कि जी ये टाइटल होगा ना, लेट्स सपोज हाउ टू मेक, आपने कहा $50 पर डे। अगर मैं हर वीडियो में कहूँगा हाउ टू मेक $100 पर डे, हाउ टू मेक $200 पर डे, तो वो क्या होगा कि वो जब एक हाइप जो होती है वो उसकी लाइफ बहुत कम होती है। रिडंडेंसी है तो वो एग्जैक्टली वो आपके टैग लाइन के साथ जुड़ गया, आपके फेस के साथ जुड़ गया। वो शायद कहीं भी आपने ड्रैग की वीडियो तो लोग कहेंगे नहीं है, तो ये ठीक बात नहीं करता। तो बेसिकली आपको क्या होता है कि वो जो टीआरपी होती है ना, वो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, फिर वापस ऊपर जाना पड़ता है। तो आपको वैरायटी देनी है। मुझे पता है कि मैं क्या टाइटल दूंगा तो मेरी कितनी रीच आएगी, पर मैं हर वीडियो का वो टाइटल नहीं दे सकता क्योंकि वो जेनेरिक हो जाएगा मेरी ऑडियंस के लिए। तो मुझे उसको पिंच करना है जब मुझे चाहिए कि मैंने इसको क्या दिखाना है, कहाँ तक लेके जाना है। डिफरेंट एंगल से आपको अप्रोच करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपने 50 टाइटल्स बनाने हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपके पास खुद ही आइडियाज, लोगों के कमेंट, लोगों के इनबॉक्स आएंगे, आपके पास पता लग जाएगा कि क्या है। ये तो मैं आपको एजुकेशनल सेक्टर की बात बता रहा हूँ। अगर आप एंटरटेनमेंट पे चले तो वहाँ तो अनलिमिटेड है, वहाँ पे तो आप जो मर्जी करें, आप कुछ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब की दुनिया से वापस आती हूँ आपकी ड्राई बोरिंग फील्ड की तरफ। आपने कहा कि आप एसईओ में बहुत काम करते रहे हैं और आप एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी रन कर रहे हैं, और अब आपकी टीम जो है, आपने जिस तरह से कमेंट किया, ऑब्वियसली टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीच देयर, लेकिन जिस तरह से आपने उस पर कमेंट किया, मुझे लगा कि आप कहना चाह रहे हैं कि टीम अब ऑटो पायलट पे है, वो अपने काम खुद कर लेती है। इज दैट राइट? कह सकते हैं आप कि ये बात किसी हद तक ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्योंकि आप इतने टाइम बाद, लेट सपोज कि अगर मेरे पास कोई बंदा 13 साल से जॉब कर रहा है, मेरी वो कॉपी है, पर शायद 100% नहीं हो सकती, 70% होगी। पर कहीं ना कहीं मैं जब किसी के साथ डिस्कशन देख रहा हूँ तो हम एक लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे हमेशा जी। मैं अगर 10 लोगों से मिल रहा हूँ तो वो बंदा जो मेरे एंड पे काम कर रहा है वो उतने लोगों से नहीं मिल रहा। तो बेसिकली मेरा एक्सपोजर और उसके एक्सपोजर में फ़र्क है। मुझे पता है कि लोग, अच्छा मैंने आपके साथ आधा घंटा बात की, मैंने ये पॉइंट निकाला कि लोगों को कन्विंस करने में आपके पास ये पावर है। अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन में ये चीज़ ऐड करूँगा तो शायद मेरा स्टाइल बेहतर हो जाएगा, मेरी कन्वर्जन बेहतर हो जाएगी। जो बैठा हुआ है वो उस चीज़ को
और तरह से परसीव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि अगर ये क्लाइंट हमें छोड़ के गया तो इसकी वजह क्या थी जी। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, फिर हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने की कोशिश करते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। सेम इस तरह कोई आ रहा था हमारे पास तो हमसे क्यों चला गया, अगर हम इसमें ये चीज़ ऐड करेंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। पर अल्टीमेटली आपका काम डिस्टर्ब होता है, कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं, अगर आपने चीज़ों को और बढ़ाना है तो फिर आपको ये स्टेप लेना पड़ता है, उस प्रोसेस में से निकलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक प्रोसेस में ही फंसे रह जाएंगे तो शायद मेरी एजिंग ज़्यादा हो जाएगी, मैं जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकूँगा। क्योंकि मैं शायद अगर आपके साथ बैठा हुआ हूँ तो शायद मैं 3-4 साल पहले ये अफोर्ड नहीं कर सकता था यहाँ बैठना। अगर मैं 3-4 दिन के लिए अपनी टेबल से उठता था तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता था। पर मैंने कहा कि ये चीज़ डेफिनेटली अफेक्ट करती है, पर इसके साथ हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा ना। तो उसके लिए आपको मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसके में डाउट नहीं है। जब तक आप मिलते हैं तो फिर आप खुद जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ता है। पर वो स्टेज शायद स्टार्ट में कोई हमें सुनने वाला अगर ये देख रहा हो कि नहीं मैं भी फिरूंगा यार, तो उसके लिए आपको खुद डिसाइड करना है। छोटे छोटे गैप के साथ 1 हफ्ते के लिए बाहर निकल के देखें उस प्रोसेस में से, 15 दिन के लिए बाहर निकले, 1 महीने के लिए बाहर देखें क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है, और जो पड़ रहा है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें ताकि आपकी जो है ना वो जर्नी और बेहतर हो सके। ये आपने बहुत अच्छी टिप बताई। प्लस ऑब्वियसली अगर वो 1 हफ्ते या 1 दिन के लिए भी बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो उनकी बेस लाइन या किचन इनकम जिसको कह लें, या जो भी उनका मंथली टारगेट है उसको वो अफेक्ट ना कर रहा हो सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टीम बिल्डिंग में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ, ऑडियंस के लिए भी होगा इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपका इंसाइट ज़रूर लूँगी क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया हुआ इस चीज़ को। अपना प्रीडिसेसर बनाना टीम में कितना ज़रूरी है? देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दोस्त हैं रेहान अल्लाह वाला साहब, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है क्योंकि जो आपसे ऊपर होते हैं उनसे लर्न करना चाहिए। मैं ट्रेनिंग्स में नहीं था, मुझे लगता था कि शायद ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि जब आप एक्सेस सोशल मीडिया का ऐसा है कि हर कोई किसी भी टाइम कभी भी आपको एक्सेस कर सकता है, तो अगर टेक्स अ टॉल ऑन यू, राइट? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर जब आप एक फाइनेंशियल मॉडल की तरह से देख रहे होते हैं तो लोग अपना फ़र्ज समझते हैं अपनी क्वेरी आपके साथ लेके आना, और जब आप नहीं करते तो फिर आपको पता है वो क्या करते हैं आपके साथ। तो मैंने बहुत कोशिश की उनके साथ, मैं करता रहा कि नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने उसकी मुझे पॉजिटिव साइड दिखाई, जिसमें एक ये है कि अपनी कॉपीज़ बनानी चाहिए आपको, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। और उसके बाद जिस तरह एक बहुत बड़ा सोसाइटी का हमारा मसला है कि जब आप टीम बना रहे होते हैं उसमें कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है, प्लस वो क्यों छोड़ के जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी डिबेट होती है कि इतना ट्रेनिंग्स पे उनकी टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है हमने, और शायद वो फ्रेश था इंडिविजुअल, वो फिर भी नहीं बैठ रहा है, वो क्यों जा रहा है, उसके लिए कौन लायबल है, क्या वो लायबल है, क्या हम लायबल है। तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन यही है कि जी लायबल तो हम ही हैं, क्योंकि हम उसे लेके आए, और अगर छोड़ के गया तो हमारी वजह से गया, क्योंकि जो वो चाहता था आपका कम्युनिकेशन गैप था उसमें। तो हम एक चीज़ हमेशा देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स का नेगेटिव यूज़ भी है, पॉजिटिव यूज़ भी है। पॉजिटिव यूज़ इस तरह से है कि जो आपका एम्प्लॉई है वो जिस लेवल पर जो उसके जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं बता सकता, वो बहुत सारी चीज़ों को वो शायद आपको चुप करके जाना ज़्यादा बेटर समझेगा, इंस्टेड ऑफ कि वो आपसे कहे कि जी मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये मसला है। पर जो उसके साथ सीट पे बैठा हुआ है उसके साथ वो शेयर कर सकता है। तो आपको अपनी पेनिट्रेशन उस लेवल पे आपके बंदे की होनी चाहिए, जो कि हर वक्त हर चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर उसने आज नहीं आया तो इस वजह से नहीं आया, उसके साथ ये मसला है फैमिली का, इसलिए वो नहीं आया होगा। वो प्लस आपके लिए उसके बाद फिर क्या होता है कि जी जाहिर बात है हम सब फाइनेंशियल के लिए कर रहे हैं सब कुछ, और अगर वो छोड़ के जा रहा है फाइनेंसिस की वजह से तो यहाँ आपका फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपने साथ नहीं बिठाया, आपने उसे सैलरी पे रखा, आपने उसे परसेंटेज पे नहीं लेके आए, उसको ऑनर नहीं दी। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि नहीं, वो थोड़े से पैसों के लिए आपने उसे भेज दिया। क्यों? क्योंकि और नुकसान अपना इस तरह किया कि आपने ट्रेनिंग पे टाइम इन्वेस्ट किया था, आपको एक और बंदा ढूंढना पड़ेगा, वो पता नहीं कैसा होगा। तो अल्टीमेटली इट्स योर फॉल्ट कि आपने उसे साथ नहीं बिठाया, और जो कि आपकी हिरार्की और ज़्यादा बेहतर कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की, आपने उसको नहीं प्रोसीड किया। तो
आप जो है वो फॉल्टी है। इस चीज़ को जो है हमें समझने की ज़रूरत है अपनी ईगो से निकल के, तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। बहुत मुफस्सिल और बड़ा आपने बहुत इंसाइटफुल जवाब दिए। एक्चुअली एंडोर्सिंग माई पॉइंट, आई एम इनटू क्रिएटिव राइटिंग, आई हैव बीन इनटू राइटिंग फॉर अ व्हाइल, बट आई लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ द वर्क दैट आई वाज डूइंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली दोबारा से उसको शुरू किया है। तो कल रात को आई वाज राइटिंग फॉर अ मैगजीन, तो मैंने उसमें जो स्टोरी लाइन थी उसमें मैंने लिखा, जो स्पीकर था वो बोल रहा था, और आपने बिल्कुल वही बात की है कि मोमेंट जो है वो अपना नाकिद खुद होता है, वो खुद अपना क्रिटिक होता है, खुद ओनरशिप लेता है, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कहता है, सवाल अपने आप से सबसे पहले करता है कि वेयर कुड आई इम्प्रूव इट, वेयर डिड आई डू रॉन्ग, what exactly did I do that led to this? तो आपने बिल्कुल वही बात की है. All the more reason to listen to Asbar Ali साहब and his work online, because बहुत कम ऐसे content creators हैं जो thoughtful किस्म का content create करते हैं जिससे वाकई आपको कुछ learn करने को मिले और वो ड्राइव ही ना हो. तो असबर साहब के जो भी हम काम इनका देखते रहते हैं ऑनलाइन, that is one of them. He is one of those content creators. तो obviously that is why he is here as well. Thank you so much. बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन आखिरी सवाल मैं ये करूँगी कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किताबें पढ़ने से इंसान इंटेलिजेंट होता है, लेकिन बड़े होके हमने प्रैक्टिकल लाइफ में आके सीखा कि किताबें पढ़ने से कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, बल्कि किताबी कीड़ा बन जाता है. इंटेलिजेंट तब होता है जब किताबों की सीखी हुई लर्निंग को लोगों से मिलके प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें. तो लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, जिसको हम भूल चुके हैं. अगेन वही बात है, छोटा छोटा कंटेंट इतना पैलेटेबल, 1-1.5 मिनट की रील वाला, तो हमारा माइंडसेट ही चेंज हो गया. आप कितना इंडोर्स करते हैं रीडिंग को? देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया यहाँ पर. बुक क्या है कि एक प्रोसेस से गुजरती है, और फिर एक आप खुद राइटर हैं तो आपको पता होगा कि एक ई बुक भी इवन पब्लिश करने के लिए, इवन अमेज़न पे पब्लिश करने के लिए किस प्रोसेस से वो गुजारी जाती है. अब अगर मैं कहूँ कि ये बुक पढ़ना, क्योंकि पढ़ने की हमें यहाँ नहीं इतनी आदत डाली जाती, और इंटरनेशनली लोग 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करते कि वो पढ़ें हर चीज़ को. तो वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका कोई मुकाबला नहीं है. पर क्योंकि हमें आदत नहीं है उस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो मैं उसका ऑल्टरनेटिव इन अ सेंस ऑफ 100% ऑल्टरनेटिव नहीं कहता, क्योंकि वो कंट्रोल एनवायरनमेंट से आ रही होती है एजुकेशन, जो ऑनलाइन आप इंस्टेड ऑफ, वही आपने रील वाली बात कर दी है, तो मैं उसको कहता हूँ कि पॉडकास्ट इज़ अ बेटर सोल्यूशन. कि अगर आप किसी नए बंदे की नहीं, थोड़े से पुराने बंदे की, जिसने लर्न किया, अपनी गलतियों से सीखा है, मतलब इवन 50 to 100 एपिसोड के बाद लोग समझ जाते हैं कि लोगों को क्या सुनना है, मुझे एक बात किस तरह से बोलनी है, अगर मैं इस तरह बोलूँगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उनसे आप लर्न कर सकते हैं. पर बुक्स का जो है वो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो प्रीमियम इन्फॉर्मेशन है, और उसकी उस एजुकेशन को जो है वो शायद हम उससे मैटर ना कर सकें. पर अल्टीमेटली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप पॉडकास्ट की तरफ जाएंगे. इंटरनेशनल बहुत अच्छी पॉडकास्ट होती है. इवन मैं खुद जो है वो ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पॉडकास्ट को ज़्यादा सुना जाए, क्योंकि उसमें जो बेसिकली हमारा फ्यूचर है वो फ्यूचर की बातें होती हैं, करंट सिनेरियोज होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं. बुक शायद आप 10 साल पुरानी पढ़ रहे हैं, 10 साल पहले अगर हमारे पास आज स्मार्टफोन है तो 10 साल पहले नहीं था. हम उस चीज़ों को उतना अडॉप्ट नहीं करते थे. पहले इंसान को एक पिक्चर समझने में 8 सेकंड लगते थे, आज हम 3 सेकंड बाद रील ही चेंज कर देते हैं, तो इतना जल्दी जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गए. तो बुक्स प्लस विद अ कम्बिनेशन ऑफ लोगों के एक्सपीरियंस, आप उसका जब मर्जर बनाते हैं तो फिर आप अपने आप को जो है इम्प्रूव करते हैं. बिल्कुल ठीक है. प्लस आई थिंक जितनी द काइंड ऑफ एंड द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल ऑनलाइन, और हर वक्त हम स्टिमुलाई में घिरे हुए हैं, तो वो एक जो सैनिटी है ना, टू choose what kind of content do I want to consume to reach where I want to reach, वो उसकी बेसिक सेंस जो है वो शायद आपको किताब ही इतना वो ग्राउंडेड रखती है कि आपको वो अकल दे सके या शोर दे सके कि अच्छा ये करना है और ये नहीं करना. तो आई थिंक ऑल द मोर रीजन टू रीड बुक्स. आई हैव बीन द बिगेस्ट एंडोर्सर ऑफ रीडिंग, लेकिन आप जैसे लोग आके उसको वैलिडेट करते रहते हैं, तो दैट्स आई थिंक दैट्स गोना क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट वन डे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंसाइटफुल डिस्कशन. दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट वी हैव एवर डन, आई हैव एवर डन एनीवेयर. बट आई एम होपिंग कि लोगों ने इन्जॉय किया होगा. आपने इसमें से क्या क्या बातें सीखी, क्या क्या इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एक से ज़्यादा बातें थी यहाँ सीखने वाली. मैंने भी बहुत कुछ सीखा असफर साहब से. आई एम श्योर कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा. कमेंट्स में लिखें, ज़रूर बताएं.
खुश रहें, आसानियाँ बांटें। इसी चैनल पे एक और पॉडकास्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।